क्लास 11th और क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। थ्योरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपको इसका जवाब समझ में आए तो कमेंट्स में ज़रूर इसके बारे में लिखें। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आज के वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। चैप्टर 1 क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आई लिंक में आप जाइए, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा फुल चैप्टर। अभी आज मैं लेके आया हूँ NCERT एक्सरसाइजेज सॉल्व फुल चैप्टर 1 क्लास 11 पार्ट 1 इसलिए क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन एक वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, मोलर मास, इसके पहले आप लोग एक टर्म पढ़ते आ रहे हो, मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास। तो बस वही टर्म ये भी है। मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए या फिर मॉलिक्यूलर मास मान लीजिए आप। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको इनके एटॉमिक मास पता होने चाहिए। H2O का निकालना है, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 × 1, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 + 2 18। इन जनरल वी नीड नॉट टू राइट एनी यूनिट, बट अगर आपको लगता है कि कुछ यूनिट देना चाहिए तो आप यूनिट ग्राम पर मोल रख सकते हो। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, सो 2 × 16 दिस इज 44 अगेन ग्राम पर मोल। NCH4 मीथेन 12 + 4 × 1 16 ग्राम पर मोल। पहले क्वेश्चन की तरह ही है जिसमें कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि मोलर मास इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, और ये मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास भी, इसको हम पहले बोलते थे, आज भी बोलेंगे। आज हम मॉलिक्यूलर मास भी उसको बोल सकते हैं, उसको हम मोलर मास भी बोल सकते हैं, उसको हम मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे अहम पॉइंट है अब मोलर मास। क्वेश्चन नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1.2 में कैलकुलेट द मास % ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। ये मैं इसको इधर इसका सलूशन आपको बता रहा हूँ। तो पहले बात, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो वो होता है Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट। अब आपको इसका निकालना है मास %, आपको इसका मास % निकालना है, ठीक है। मास % को एक नाम और भी दिया जाता है, % कंपोजिशन, ध्यान रखिएगा, इसको % कंपोजिशन भी कहते हैं। यहाँ पर इसको मास % कहा गया है। तो पहले इनके एटम को आप अलग अलग कर लीजिए। जैसे इसमें 2 Na है, 1 सल्फ़र है और 4 ऑक्सीजन है। Na का देखिए एटॉमिक मासेस जो होंगे वो आपको पेपर में दिए होंगे, मैं अपनी तरफ से लिख दे रहा हूँ। सोडियम का 23 होता है, ये टोटल 46 हुआ। सल्फ़र अकेला है, मतलब 1 × 32, ये 32 हुआ। और ऑक्सीजन होता है 16, ये 64 हुआ, ये 142 हो गया। 142 ये निकल आया। ये है आपका मोलर मास ऑफ Na2SO4। अब हमको एक एक चीज़ का परसेंटेज इसमें निकालना है। तो जैसे हमको % ऑफ Na निकालना है, तो Na का हमारे पास टोटल मास है 46। आराम से करिए इसको, 46। वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। आधा चैप्टर से ज़्यादा मैं आपको कवर करूँगा इस पार्ट में। अपॉन 142 × 100, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और ये वैल्यू आएगी 32 पॉइंट। मैंने लिख रखा है बोर्ड पे कि इसके सॉल्व होके क्या आएगा। तो ये हमारा इतना % इसकी वैल्यू आ गई। फिर हमने निकालना है % ऑफ सल्फ़र।
सल्फ़र का निकालना है तो सल्फ़र का दिया 32 अपॉन 142 इंटू 100 और ये वैल्यू सॉल्व होके आएगी 22.54%। अब दो वैल्यू आपने निकाल ली, अब तीसरी वैल्यू आपको निकालनी है। तीन चीज़ों का टोटल परसेंट 100 होता है, दो चीज़ों के परसेंट निकल गए हैं, तो अब हमको करना क्या है, इन दोनों को ऐड करके 100 में माइनस कर दो, आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। यानी 100 में आपको माइनस करना है 32.39 प्लस 22.54 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 45.07%। तो परसेंट कंपोजिशन या मास परसेंट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन अ गिवन कंपाउंड। तो हमको परसेंट ऑफ सोडियम, परसेंट ऑफ सल्फर और परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, इनकी वैल्यू हमको इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.2 था। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। अब मैं आपको 1.3 क्वेश्चन पे आता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन हमारा है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाई मास। तो इसका जब हमें सोल्यूशन है तो हमको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। हमको एम्पिरिकल फार्मूला को इसमें हमको निकालना है, ठीक है। तो अभी हमको करना क्या है, एक पहले चार्ट बनाना है इसमें। ये पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, फिर लिखेंगे उसका परसेंट, फिर लिखेंगे परसेंट अपॉन एटॉमिक वेट, फिर लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है ना। ये वाली जो वैल्यू हमारी होल नंबर में आनी चाहिए। तो एलिमेंट जैसे एक ऑक्साइड है आयरन का, तो एक Fe हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। और देखिए आयरन में इसका 69.9% है आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है। दोनों को आप ऐड करोगे तो देखिए 100 आएगा। फिर 69.9 डिवाइडेड बाई, अब इसका आयरन का लगभग एटॉमिक वेट होता है, ये भी आपको गिवन होगा 56 Fe का। Fe का एक्चुअल में 55.85 होता है विच इज़ नियरली इक्वल टू 56 मैंने ले लिया। और ऑक्सीजन का आप जानते ही वो 16 होता है, तो ये हो जाएगा 30.1/16। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1.25 आएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे वैल्यू 1.88 आएगी। सॉल्व कर सकते हो आप आराम से। मतलब आपको एलिमेंट लिख देना है, फिर परसेंटेज की जो वैल्यू लिखी है वो लिख देना है, फिर परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट की वैल्यू लिखनी है। तो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट हो गया आपका, ठीक है। सॉल्व किया, इसको डेसिमल के कम से कम 2 प्लेस तक निकाला करो, इस वाले पॉइंट को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इससे कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। इस तरह की चीज़ों को मैं एक ख़ास सिंबल देता हूँ, हिंदी इंग्लिश मिला के विशेष। थोड़ा VI से मेरा नाम भी विष्णु है तो VI आ जाता है, और थोड़ा ये कुछ खास पॉइंट अगर होगा तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ विशेष। आप भी इसको यूज़ कर सकते हो कमेंट की तरह, अपनी कॉपी में ये अलग नज़र आता है। तो ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस है हमने निकाला। उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो में हमको करना क्या रहता है कि हमको जो लीस्ट वैल्यू होती है उससे डिवाइड करना होता है। तो 1.25 अपॉन 1.25 किया, 1.88 अपॉन 1.25 किया। बड़ा सरल है। ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं, इसमें जो छोटी वाली वैल्यू लीस्ट वैल्यू है उसको दोनों में डिवाइड कर दो। दोनों में डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1 और ये आ गया 1.5। अब ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है ये एक्चुअल में होल नंबर में होना चाहिए। सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए होल नंबर में। जो Fe का ये आया है ये 1 आया है, और जो ऑक्सीजन का आया है ये 1.5 आया है।
तो इसको आप नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, लेकिन चूंकि ये रेशियो है तो आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने इसको डबल कर रहे हैं तो डबल करने पे ये पूरा 3 बन जा रहा है, ठीक है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इससे हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला निकला वो निकला Fe2O3। क्या निकला हमारा? Fe2O3। ध्यान रखिएगा, याद रखने वाली पहली बात क्या है कि ये इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालो, और इसके लिए क्या आपको बात रखनी है कि इसके लिए जो है ये होल नंबर में होना चाहिए। In this question the value is not in whole number, so we have to convert it in whole number. For this purpose we have to use the number which give lowest value, मतलब जितना कम से कम हम वैल्यू मिनिमम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। और वो कॉमन से मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको भी किया, 2 से इसको भी किया, 2 से इसको किया तो ये 2 आया, 2 से इसको किया तो 3 आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.3 हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे 3 क्वेश्चन पहले के हो गए। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन 1.3 था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1.8 पे आते हैं। फिर मैं सीक्वेंस पकड़ लूँगा क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास ऑफ, बिल्कुल एग्जैक्टली वैल्यू दी गई है, बस यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का यहाँ पर खेल है। ज़रा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ऐसा होता है कि एक इसमें n की वैल्यू निकाली जाती है जिसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। जो हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है हम उसका मास, ये वैल्यू हमको मॉलिक्यूलर मास की गिवन होनी चाहिए थी, एंड इन द क्वेश्चन नो वैल्यू इज गिवन। सो हम क्या करेंगे, हमने कर लिया लेट n इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी वैलेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से Fe2O3 हम जानते हैं। तो अगर n इक्वल टू 1 हुआ फिर एक हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल n। तो जो भी एम्पिरिकल फार्मूला है यहाँ रख दो और होल n कर दो, ठीक है। तो हमने मान लिया कि n की वैल्यू यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है तो 1 मान लिया। तो हमने फिर अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला तो वो हो गया एम्पिरिकल फार्मूला होल n, ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला हम लोगों का था Fe2O3, तो होल 1 करेंगे तो ये हमारा Fe2O3 आएगा, एंड दैट विल बी आवर आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 1.8 भी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4 में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, ये इतना बर्न किया जाए एयर में, इतना बर्न किया जाए, इतना बर्न किया जाए। ये क्वेश्चन बेस्ड है स्टाइकियोमेट्री पे। मैं पहले इसको ज़रा साफ कर देता हूँ। स्टाइकियोमेट्री वो ब्रांच है जिस ब्रांच का हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जो रिएक्शन पर बेस्ड होती है। रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस स्टाइकियोमेट्री कहलाती हैं। तो ये 1.4 क्वेश्चन का हमारा सलूशन है। ध्यान रहे आपको कि हमको अमाउंट निकालनी है CO2 की, और साफ साफ है कि कार्बन इज बर्नड इन एयर। तो जब कार्बन को बर्न करेंगे तो C+O2 इक्वल टू CO2। सिंपल सा है। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए एंड दैट इज़ बैलेंस। फिर हम उसके बाद इसका मोल का रेशियो निकालेंगे तो 1 1 1। ये जो कोफिशिएंट दिए होते हैं ये मोल होते हैं। जैसे C के साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 हो गया तो 1 लिख दिया, O2 के साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है तो 1 लिख दिया, CO2 के साथ आपने 1 लिख दिया, ठीक है। वैसे आप आई लिंक पे जाके मोल कॉन्सेप्ट पे और स्टाइकियोमेट्री पे जो मैंने वीडियो पहले बनाए हैं उनको आप पढ़िए तो आपको ये कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा। मतलब ये क्वेश्चन बेस्ड किस पे है, ये स्टाइकियोमेट्री, ठीक है। इसमें बैलेंस रिएक्शन हमको लिखनी पड़ती। तो ये देखिए मोल का हमारा रेशियो हो गया। ये ब्रह्म वाक्य है। मेरा नाम विष्णु है, मेरा सिर्फ नाम विष्णु है। वो परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं के नाम में एक नाम मेरा भी आता है, वो मैंने रख लिया, मेरे माता पिता ने रख दिया।
तो ये जो मोल है एक एक एक, ये ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्मा जी ने बोला ये सत्य है कि 1 मोल कार्बन रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑक्सीजन से तो 1 मोल CO2 को बनाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको इसमें यूनिटरी मेथड यूज़ करना चाहिए। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन एयर, कितनी CO2 बनेगी? तो भैया 1 मोल कार्बन को बर्न करेंगे तो उससे 1 मोल CO2 बनेगी। यही हमारा आंसर। 1 मोल से 1 ही मोल तो बन रहा है। आप देखो ना बात को, 1 मोल कार्बन से 1 मोल बन रहा है। सेकेंड पार्ट, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या है, अब ये सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा झुला दिया इन्होंने, ध्यान से देखिएगा। ये तो ट्रूथ है, 1 1 और 1 तो ट्रूथ है, बट इन आवर क्वेश्चन ये तो 1 मोल गिवन है, ये क्वेश्चन में हमारा ये जो लाइन लिखी है ये ट्रूथ है, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 1 मोल कार्बन लिया और 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया। 16 ग्राम ऑक्सीजन मैं इधर कर देता हूँ, मोल इक्वल टू ग्राम अपॉन मोलर मास, और ऑक्सीजन का जो मास दिया गया है वो 16 दिया गया है, और इसका मोलर मास 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 32 हो गया। तो ये कितना आ गया, हाफ आ गया। अब हम इसकी जगह पर क्या कर ले रहे हैं, अगर मोल की फॉर्म में लिखना है तो ये हाफ मोल है। तो पूछ रहा है कि ये कितना बनेगा। तो पहले हमको इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। फर्स्टली हम क्या डिसाइड करेंगे, पहले हमें डिसाइड करना है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट आप डिसाइड करिए। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, द रिएक्टेंट which is completely consumed is called limiting reagent। जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। 1 मोल आधा मोल कितना निकलेगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी से आंसर सही निकलेगा। शॉर्ट में मैं अगर LR लिख लूँ तो LR विल गिव करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हम पहले डिसाइड करें कि इन दोनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। एक नियम ट्रुथ क्या है, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, 1 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट होना चाहिए। तो इस 1 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट होना चाहिए, मगर ये 1 मोल है ही नहीं, ये तो कम है ना। जो कम है वो कंज्यूम हो जाएगा, ऐसे समझिए। अगर 1 मोल के साथ 1 मोल होगा तो हाफ मोल के साथ हाफ मोल होगा, बट वी हैव 1 मोल, तो ये बच जाएगा ना। जो बच जाएगा वो लिमिटिंग नहीं है, जो ख़त्म हो जाएगा वो लिमिटिंग है। तो इसका मतलब है कि लिमिटिंग रीजेंट हमारा क्या हो गया, O2 इज लिमिटिंग रीजेंट, और O2 से हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे कि 1 मोल O2 से 1 मोल CO2 तो हाफ मोल O2 से, भैया यूनिटरी मेथड लगाओ, हाफ मोल O2, और यही हमारा आंसर हो गया, हाफ मोल CO2। दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2। इसका आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको पार्ट नंबर 3 समझाता हूँ। ये लिमिटिंग रीजन की डेफिनेशन भी हो गई। अगर 2 कम समझ में आया तो 3rd से आप समझ लोगे, तो मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैं पहले साफ करता हूँ और 3rd पार्ट में आता हूँ। देखिए 3rd पार्ट में अगर मैं आऊँगा तो ये तो ट्रूथ है हमारी, ये लाइन तो हमारी ट्रूथ है, इसको तो छेड़ना नहीं है। अब गिवन क्या है हमारा, 2 मोल कार्बन और 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन। फिर से ग्राम में मास अपॉन मोलर मास 16/32, तो ये क्या आ गया, हाफ मोल आ गया। तो ये हाफ मोल है,
और ये हमको निकालना है। तो भैया 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 2 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो 2 मोल है ही नहीं है, यानी कि आपको क्लियर नहीं हुआ कि कौन कंज्यूम हुआ। तो दूसरे से चेक करेंगे, 1 मोल के लिए 1 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 1 मोल कार्बन, तो हाफ मोल के लिए हाफ मोल चाहिए, बट ये तो हमारा 2 है, तो इसका मतलब ये बच जाएगा, इसका मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी O2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको क्लियर करना हो तो आई बटन पे प्रेस करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए और इससे रिलेटेड वीडियो को अच्छे से पढ़िए, तो समझ में आपको आ जाएगा। तो O2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अब चलिए करते हैं, 1 मोल O2 से 1 मोल CO2, तो हाफ मोल O2 से हाफ मोल CO2, और यही हमारा आंसर हो गया। इसमें भी हमने देखा था कि O2 लिमिटिंग था, इसमें भी हमने देखा कि O2 लिमिटिंग था, इस वजह से O2 ही डिसाइड कर रहा है, यानी आंसर उसी से निकालो जो लिमिटिंग रिएजेंट हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 1.5 क्या कहता है? कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, मोलर मास इज गिवन, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ इतने मोलर एक्वस सोल्यूशन। देखिए, हमको इसमें W निकालना है, वॉल्यूम दिया है 500 ml और 0.375। देखिए, जैसे आपको लिख दिया मोलर, तो मतलब मोलैरिटी, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मोलैरिटी इक्वल टू 0.375, और इसका मोलर मास ऑलरेडी गिवन है। मैं सिर्फ 82 ले रहा हूँ, आगे के फिगर को छोड़ दे रहा हूँ। तो बस अब कैसे करेंगे? मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोल का फॉर्मूला है ग्राम में मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और हमको इसमें W निकालना है, और मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है? 0.375, यहाँ रख दिया 375, और W की वैल्यू हमको निकालनी है, और मोलर मास की वैल्यू 82 है, और वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। अगर ये 500 ml है तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 इतने लीटर हो गया, मतलब 1.2 लीटर, 1/2 लीटर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1/2। और अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो W की वैल्यू निकल आएगी, और ये वैल्यू हमारी होगी ग्राम में। 1 मार्क क्वेश्चन है, वेरी सिंपल एंड बेस्ड ऑन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1.6 पे आते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर in a sample which has density 1.41 gram per ml and the mass percent of nitric acid in it being 69। ये मेरे समझ से इस एक्सरसाइज के जो टॉप 3 टफ क्वेश्चन है उनमें है। ये क्वेश्चन में मैं आपको इस तरफ इसको करके दिखा रहा हूँ। ये इसका सोल्यूशन इधर है 1.6 का। तो देखिए, नाइट्रिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है HNO3, और इसका मोलर मास चलिए निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन 16, 16 3 जा 48। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ये 63 आ गया। ये इसका मोलर मास आ गया HNO3 का। अब ये क्वेश्चन करने में आपके लिए एक आसान सा मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। ये इसकी ट्रिक मान लीजिए आप इसको, और ट्रिक है इसका डायरेक्ट फार्मूला। अगर आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दी गई हो
और मास परसेंट दिया गया हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो अगर मोलैरिटी निकालनी है तो, क्योंकि फॉर्मूला है मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू मास परसेंट इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास। और ये ध्यान रखना कि डेंसिटी जो है वो होनी चाहिए ग्राम पर ml में, ग्राम पर ml में होनी चाहिए। तो हमको चूंकि इस क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना है, मोल्स पर लीटर, तो मोल्स पर लीटर मोलैरिटी होता है। तो ये आपने फॉर्मूला लगाया 10 इंटू मास परसेंट। अब जो मास परसेंट हमको दिया 69, यहाँ 69 रख दिया, इंटू डेंसिटी, डेंसिटी हमको दी है 1.41 या 1.41 रख दिया, मोलर मास 63। सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी, या उसके आगे m लगा दीजिए और या लगा दीजिए मोल पर लीटर। तो ये इसका तरीका है, ये इसका ट्रिक है। ऑल्दो मुझे ये ट्रिक पसंद नहीं आती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर कुछ चेंज कर देंगे तो आप फंस जाओगे। लेकिन अब ये YouTube है और YouTube में मुझे अगर बड़े बड़े वीडियोस चैप्टर वाइज बनाने हैं तो उसमें मैं उतना डिटेल नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए आप चाहो तो मेरी जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और आपको नीचे आप देखोगे तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप व्हाट्सएप करो तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इसको करने का एक ये तरीका है, ये ट्रिक है। बाकी इसको करने का जो जेन्युइन मेथड है, 2 मेथड, वो और भी मेथड है, तो वो मैं वहाँ पर आपको डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर मेरी मजबूरी आप समझिए। हाँ, फिलहाल आप इस फॉर्मूले को अगर याद कर लेंगे तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो बड़े आराम से आप कर सकते हो। वहाँ पे ये भी बताता हूँ ये फार्मूला आया कैसे, ये फार्मूला कैसे निकाला जाता है। एंड दिस इज़ वेरी टिपिकल टॉपिक कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो ये हमारा देखिए 1.6 क्वेश्चन हो गया। स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिए और मैं ज़रा इसको मैं साफ़ कर देता हूँ ताकि मैं अगला क्वेश्चन ले लूँ। जैसे आपके अगर स्कूल में पहला टेस्ट वगैरह होगा तो टीचर इस क्वेश्चन को ज़रूर रखेगा। आप बस ये फार्मूला लर्न कर लो, आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। देखिए 1.6 के बाद ये हमारा 1.7 क्वेश्चन है। दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन स्टाइकियोमेट्री। इसका अब हम लोग सोल्यूशन समझेंगे कि क्या है। हाउ मच कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, हाउ मच कॉपर। तो इसके लिए आप ऐसे एक क्वेश्चन बना लीजिए, CuSO4 से Cu बना लीजिए। अब उसके बाद आप मोल का रेशियो निकालिए, 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, और फिर इसका मोलर, इसका ग्राम में मास। अगर हमको ग्राम में निकालना है तो क्या करना है हमको कि जो भी इसका मोलर मास है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए कॉपर का तो होता है 63.5, अभी कॉपर सल्फेट का निकालेंगे तो 63.5, सल्फर हो गया 32 और O हो गया 16, 16 4 जा 64, 159.5। तो अगर हमको इसको ग्राम में निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको मल्टीप्लाई किया 159.5, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 159.5 ग्राम, और इसकी वैल्यू हमारी आ गई 63.5 ग्राम। ये रिलेशन बिल्कुल ट्रुथ है। ट्रुथ ये है कि इतने ग्राम से इतने ग्राम कॉपर मिलता है, तो 100 ग्राम से कितना मिलेगा। आप यूनिटरी मेथड का यूज़ करिए, 159.5 ग्राम CuSO4 gives us 63.5 ग्राम कॉपर। सो 1 ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम हो जाएगा 63.5 अपॉन 159.5, और फिर 100 ग्राम कितना होगा 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये ग्राम में आपका आंसर, ये ग्राम में आपको आराम से ग्राम में आंसर निकल आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.7 है। थोड़ा सा नीचे से शोर हो रहा है, 1 सेकंड के लिए मैं जो वीडियो को ज़रा रोक रहा हूँ। तो चलिए अब आगे इसमें बढ़ते हैं हम लोग,
और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.7 हो गया। ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये ग्राम में आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1.9 है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और मैं ये पूरा बोर्ड साफ़ कर देता हूँ। आराम से आप क्वेश्चन लगाइए, कॉपी वॉपी लेके बैठिए। एक क्वेश्चन इसका हमारा बाकी है जो अभी बोर्ड में लिखा हुआ है। इससे आपको फ़ायदा ये है कि आपके नोट्स भी बनते चलेंगे। आप ये स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट से आप कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद और भूलिए मत, जिसका कोई नहीं उसका तो गुरु है यारो, हाँ गुरु है यारो। मैं नहीं कहता यूट्यूब में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं। तो अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो रही हो, क्योंकि यूट्यूब में कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप आराम से जाके जो डेटा यूज़ करते हो उसी में आप यूज़ कर सकते हो। तो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ये आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और उसके लिए होता है एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। भाई मास को हमने m मान लिया और जो नेचुरल अबेंडेंस है, परसेंटेज है, उसको हमने x मान लिया। तब आप देखिए ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। देखिए ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया x1, ये हो गया x2। आप इन वैल्यू को पुट कर दीजिए। जैसे m1 हो गया, थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको 34.5 कर लेते हैं, बल्कि 34 है तो ये 35 बन जाए, इसको हम 35 ले लेते हैं। वैसे आप एग्जैक्ट रखो 34.9689 इंटू 75.77 प्लस 36.9659 इंटू 24.23 अपॉन 75.77 प्लस 24.23। इसको हम पूरे को सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अच्छा होगा कि हम इसको ग्राम पर मोल में लिखें। अच्छा क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का इजी क्वेश्चन है। m1 होता है मोलर मास, ये आइसोटोप्स हैं। देखिए क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। तो एक तो हमारा होता है 17Cl35, इसी को लिखा जा रहा है ऐसे Cl35 इसी को, और दूसरा होता है 17Cl37, इसी को लिखा जाता है Cl37। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ये चीज़ आपको ना दें तो आप यही 35 और 37, इसको आप ले सकते हो m1, इसको आप ले सकते हो m2। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये 10, 11, 12 और 13 ये 4 क्वेश्चन हैं। तो पहले मैं इसको 1.13 को बताता हूँ। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको पता है प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल होता है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। 1 PA 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। तो अभी जैसे हमको प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर तो हो गया मास इंटू m इंटू जी, फोर्स हो गया m इंटू जी, ए अपॉन ए हो गया। ठीक है, अब हमको ये सारी वैल्यूज़ पे ध्यान देना है। तो जैसे मास हमको जो गिवन है, तो जैसे मास ऐसे क्लियर तो नहीं गिवन है, लेकिन मास ऐसे ज़रूर गिवन है कि 1034 ग्राम, और ये जो सेंटीमीटर -2 है, इसका मतलब हुआ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो मास है वो 1034 ग्राम दिया है। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये इतने केजी हो जाएगा। ठीक है, इधर बताई दे रहा हूँ।
उसके ये हमारा मास हो गया केजी में, क्योंकि हमको अगर पास्कल में चाहिए तो ये एसआई यूनिट है, तो मास का यूनिट हमको एसआई में रखना पड़ेगा, मतलब केजी रखना पड़ेगा। और ये वैल्यू हमको 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो मास ये हो गया। अच्छा जी हमको पता ही है कि 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एसआई में हो ही गया हमारा। अब हमको एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए पर सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब एरिया हमको दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमको इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है। मीटर क्यूब में अगर हमें मीटर क्यूब में चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, तो हमको करना क्या है, 1 तो 1 है, इससे कोई मतलब है नहीं। सेंटीमीटर और मीटर में अगर हम रिलेशन देखें तो 10 की पावर 2 आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बड़ी यूनिट होती है उसके साथ पावर हमको नेगेटिव लेना होता है, तो ये नेगेटिव लिया और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर हो गया। ये 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया, ये आपका एरिया हो गया। अब हम वैल्यू रख दें, m की जगह क्या रख दें, 1034 इंटू 9.8 अपॉन एरिया 10 की पावर -4, और यही वैल्यू हमारी पास्कल में आंसर आ जाएगा। वैसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन फिजिक्स का ज़्यादा है, केमिस्ट्री का कम है, फिर भी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मार्क्स में आपका 11th में ये पूछा जा सकता है। अब ये हमारा 1.13 क्वेश्चन हो गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1.10। ये भी कुछ हद तक मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो ये 1.10 का सलूशन है कि हमको 3 मोल इथेन के दिए हैं। देखिए इथेन के, पहली बात समझिए कि कोई भी फॉर्मूला वगैरह दिया होता है तो उसमें जो नंबर यूज़ होते हैं वो मोल होते हैं। जैसे C2H6 1 मोल अगर है, 1 मोल 1 मोल मतलब 1 मोल C2H6 कंटेन्स, अब आप देखिए 2 कार्बन है तो 2 मोल हो गया कार्बन, 2 मोल्स कार्बन और 6 मोल्स हाइड्रोजन। ये एक हमको जानकारी इसी को देख के मिल गई इन्हीं नंबर से। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अब पहला पार्ट क्या है कि मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना है, 2 मोल। सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, 6 आया, साफ साफ दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन पूछा गया है, तो 1 मोल कंटेन्स Na मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल के अंदर, ठीक है ना। लेकिन हमको देखो इस क्वेश्चन में 3-3 मोल के लिए पूछा गया, ये 1 मोल के लिए है, तो अगर 3 मोल के लिए वैल्यू पूछी जाएगी तो ये मल्टीप्लाइड बाई 3 होगी, ये भी मल्टीप्लाइड बाई 3 होगी, मतलब पहले में आंसर हो जाएगा 6, दूसरे में आंसर हो जाएगा 18। और 1 मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 3 मोल्स, तो 3 मोल्स के अंदर होंगे 3 Na, और Na होता है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व कर लीजिए तो इतने मॉलिक्यूल, जल्दी से एक बार फिर से समझ लीजिए कि 3 मोल इथेन के अंदर निकालना है, तो 1 मोल अगर इथेन होता तो उसके अंदर 2 मोल होते कार्बन एटम, 6 मोल होते हाइड्रोजन एटम, और 1 मोल इथेन के अंदर एवोगैड्रो नंबर यानी Na के बराबर होते मॉलिक्यूल्स। तो उसी के रेशियो में अगर हमें 3 मोल के लिए पूछा गया है तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कार्बन के होंगे तो 1 मोल के अंदर अगर 2 मोल कार्बन है तो 3 मोल्स के अंदर 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसमें भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल है तो 3 मोल के अंदर 3 इंटू Na होंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा 1.10 हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। धीरे धीरे हम लोग आधे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं।
तेरी नींद छोड़ दी है, तुझ पे ही सांसें आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। ये 11.1.11 क्वेश्चन है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। ये सोल्यूशन है हमारा 1.11 का। और जो ये मोल पर लीटर होता है, ये इसी को तो बोलते हैं मोलैरिटी, इसी को कहते हैं मोलैरिटी। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमको इसकी मोलैरिटी चाहिए। इफ़ 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर। तो देखिए इसमें हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि वॉल्यूम दिया है 2 लीटर और W जो दिया है ग्राम में हमको शुगर का, वो दिया है 20 ग्राम। और शुगर होता है C12H22O11। इसका मोलर मास आप निकालोगे तो ये 342 आ जाएगा। तो मोलर मास भी हमको पता चल गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। तो मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और जो मोल होता है ग्राम में मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर हमें मोल की वैल्यू रखनी है तो ग्राम में मास कितना दिया है, 20 दिया है, और मोलर मास कितना है, 342 है, और वॉल्यूम लीटर में कितना है तो 2 लीटर ही दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमको वैल्यू या तो मोल पर लीटर लिखें और या फिर इसको हम कैपिटल M लिखें। समझ गए बात को। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 1.11 का आंसर। दिस इज द और सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। वीडियो बड़ा होता जाता है, बड़ा वीडियो समस्या पैदा करता है सभी के लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, शायद यूट्यूब के लिए भी। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.12 में। ज़रा इसको भी मैं साफ कर देता हूँ। 1.12 क्वेश्चन में पढ़िए आप ध्यान से। कि इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज दिस, अच्छा जिस तरह के क्वेश्चन में मोलैरिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, परसेंटेज हो, डेंसिटी हो, उनको आप डबल ध्यान से करिए, क्योंकि क्लास 12th में भी आपको सोल्यूशन चैप्टर में ये क्वेश्चन सेम फिर आएंगे। तो एक साथ आपको दो जगह 11th के साथ 12th का भी काम होगा। तो डेंसिटी आपको दी हुई है 0.793 kg पर लीटर। What is its volume needed for making 2.5 लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन। तो देखिए हम यूज़ करने जा रहे हैं इसमें डाइल्यूशन इक्वेशन। डाइल्यूशन इक्वेशन होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। ये जो टर्म होता है ये होता है बिफोर डाइल्यूशन और ये होता है आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो हमको डेंसिटी मिथेनॉल की दी हुई है। व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग। तो देखिए ये वाली वैल्यू M1V1 हमने ऐसे ही लिख के छोड़ दी, और नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 M सोल्यूशन। तो इसका मतलब है कि M2 की वैल्यू दी है 0.25 और जो V2 की वैल्यू दी है वो 2.5 लीटर। ये हमने यहाँ पर लिख लिया 2.5 लीटर ऑफ। ठीक है। अब आपको अगर V1 की वैल्यू जो V1 जो होगा हमारा वो हमारा आंसर होगा। अब इसका मतलब है कि हमको सिर्फ M1 की वैल्यू निकालनी है। तो हमको इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ M1 दैट इज मोलैरिटी ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल की हमको इसमें मोलैरिटी की वैल्यू निकालनी है।
अब आप देखिए मोलैरिटी इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब हमको इसमें गिवन क्या है, डेंसिटी गिवन है, इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। तो चूंकि हमको डेंसिटी दिया है 0.793 kg पर लीटर, तो अब हमको देखिए इसमें वैल्यू सामने आएंगी। जैसे हमको इसमें W की वैल्यू 0.793 kg मिल गई, इतने kg पर लीटर, और वॉल्यूम हमारा हो गया 1 लीटर। तो kg को ग्राम में बदल लो, 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, 793 ग्राम हो गया, और वॉल्यूम 1 लीटर है। और मोलर मास मिथेनॉल का यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, कार्बन 12, 3H 1H 4H, तो 12 + 4 वो 16, 32 हो गया इसका मोलर मास। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में चले जाइए, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, ग्राम में मास 793 अपॉन मोलर मास 32 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो 1 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी, या तो हम इसको मोल पर लीटर लिखें और या फिर हम इसको कैपिटल M लिखें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1.14। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मास। सभी जानते हो कि मास का किलोग्राम होता है। एंड हाउ इज़ इट डिफाइंड, तो इसको डेफिनेशन ऐसे होती है कि इट इज़ प्रोटोटाइप ऑफ प्लैटिनम इरेडियम ऑफ 1 kg। मतलब एक प्लैटिनम और इरेडियम का एक मास, एक ऑब्जेक्ट ले लिया और उसको बोल दिया कि दिस इज़ 1 kg, ठीक है। तो इसकी आप डेफिनेशन याद कर सकते हो। वैसे ये भी पार्ट फिजिक्स में ज़्यादा आता है। उसके बाद आपको ये मैच करना है, ये आपके प्रीफिक्सेस हैं और ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस इनफेक्स होते हैं और ये इनके मल्टीपल्स हैं। तब देखिए माइक्रो है, डेका है, मेगा है, गीगा है, फेम्टो है। तो माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, डेका 10 होता है, मेगा 10⁻6 होता है। इसका यूज़ मेगा और गीगा का यूज़ कंप्यूटर्स में काफ़ी होता है। गीगा 10⁻9 और जो फेम्टो होता है वो 10⁻15। तो बेटर है कि जो एक चार्ट ऐसा दिया गया है बुक्स में, लंबी सीरीज़, मैंने भी अपने वीडियो में बताया, उसको आप अच्छे से याद कर लें ताकि इस तरह की मैचिंग वाले क्वेश्चन आप कर सकें। फिर ये 1.16, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए इसमें ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये आप डेफिनेशन है, ये आपका मीनिंगफुल डिजिट इसका मतलब होता है। और जो भी हम एक उसमें लिखते हैं उसमें एक लास्ट डिजिट जो होता है वो अनसर्टेन होता है। तो इसकी आप डेफिनेशन याद कर सकते हो, इसको बुक से आप लर्न कर लेना। अब ये क्वेश्चन हमारा तगड़ा आया 1.17, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं। अभी आप देखिए कि इसमें बोला गया है कि जो सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का, उसके अंदर कुछ मिलावट होती है, कुछ उसके अंदर गंदगी होती है, तो वो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 एंड सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग होता है। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm। पहले जरा क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकाल लिया जाए, तो कार्बन 12 होता है और हाइड्रोजन 1, मतलब ये तो 13 हो गया, और फिर 3 इंटू ये हो गया 108.5। कार्बन 12 हो गया, ये 13 हो गया, 1.5, ये 6 हुआ है ना, 739 हुआ, गलत हो रहा है, 96.5 टोटल किया 119.5।
तो ये हमारा इसका मोलर मास निकल आया। अब चलिए हम करते हैं इसको 15 ppm है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। 15 ppm अगर है तो इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो क्लोरोफॉर्म है वो आपका मान लिया 15 ग्राम है ना, और जो हमारा सोल्यूशन है पूरा है, पानी है, सैंपल है, जो सोल्यूशन का मतलब यहाँ सैंपल ऑफ वाटर जो है पूरा, तो वो हमारा है 10 की पावर 6 ग्राम। सीधी सीधी चीज़, मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 होता है। 15 ppm में ये दो चीज़ें हमारे सामने आ गई। हमको एक्सप्रेस करना है इनको परसेंट बाई मास में। तो चलिए मैं पहला पार्ट करता हूँ। जैसे परसेंट आप निकालते हो कि 10 की पावर 6 ग्राम सैंपल कंटेन्स 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, तो 1 ग्राम में 15 अपॉन 10 की पावर 6 तो 100 ग्राम में, क्योंकि परसेंट 100 होता है ना, तो 15 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 100, ये आ गया 10 की पावर 6 ऊपर गया तो 10 की पावर -4 हो गया। 15 इंटू 10 की पावर -4 हुआ, इसको हमने 1.5 किया तो ये 10 की पावर -3 हो गया। इतना परसेंट इसका आया। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में पूछा गया हमसे इसकी मोलैलिटी पूछी गई है, मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको साफ करने जा रहा हूँ। कॉपी बना लीजिए आप, स्कूल का कोचिंग का तो आप हाल जानते ही हो कि कैसे क्या चल रहा है, तो आप कॉपी बनाते चलिए। इसीलिए मैं पहले चैप्टर को पूरा आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। आपको परेशान नहीं होना है। आप अगर कहीं नहीं जा सकते हो, आपके पास पैसे भी नहीं है खर्च करने के लिए, तो आप इन वीडियोस को देखकर आराम से तैयार कर सकते हो। इसीलिए मैं पूरा चैप्टर आपको करवाए दे रहा हूँ, पूरी एक्सरसाइज। अच्छा, अब आप देखिए इसका सेकेंड पार्ट में हम आए तो हमको मोलैलिटी चाहिए। तो मोलैलिटी होता है मोल्स अपॉन kg। ये वैल्यू जो होती है सॉल्वेंट की होती है। अब जो मोल्स हमारे हैं तो मोल्स के लिए ग्राम में मास, तो ग्राम में मास अभी हम लोगों ने निकाला था 15 डिवाइडेड बाई 119.5। अब जो W जो है kg का है, अभी हम लोगों ने लिखा था कि देखिए 15 ग्राम तो हमारा है क्लोरोफॉर्म और 10 की पावर 6 ग्राम है हमारा सोल्यूशन। तो अगर हमसे कहा जाए कि सॉल्वेंट कितना होगा तो हम क्या करेंगे कि 10 की पावर 6 में 15 को माइनस करेंगे। ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ये वैल्यू बहुत छोटी है। इसकी वजह से क्या होगा कि दिस वैल्यू इज़ नियरली इक्वल टू 10 की पावर 6, यानी इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे और मेरे हिसाब से यही वैल्यू आप रख दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू ग्राम में है। तो 10 की पावर 6 अपॉन 1000 मतलब 15 इंटू 1000 अपॉन 119.5 इंटू 10 की पावर 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी मोल पर केजी में, एंड दैट विल बी आवर आंसर। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1.17। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लगभग हम चैप्टर के मिड में तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज़रा मैं उनको भी बता देता हूं। वैसे इसमें टोटल क्वेश्चन है 36, तो मैं ज़रा एक क्वेश्चन अगर और ले लेता हूं तो हम लोग मिड पे पहुंच जाएंगे, मगर वो थोड़ा साइंटिफिक फिगर का है, तो मुझे लगता है कि यहीं पर मैं सम अप करता हूं। हम लोग चैप्टर के मिड में पहुंच चुके हैं और फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मैं बहुत जल्दी इसके पार्ट 2 के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।